List, and today we will discuss about 10th February current affairs. So first and foremost we will discuss about a topic related to history, that is in modern history. और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सचिंद्र नाथ सन्याल के बारे में। आपने अनुशीलन समिति के बारे में सुना होगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में सुना होगा और भगत सिंह जी का भी इससे कनेक्शन था। तो अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों आए हैं? इनका जन्म होता है 1893 में और 1942 में इनकी मृत्यु होती है। तो दिस टाइम जो 7 फरवरी है वो 80th डेथ एनिवर्सरी के तौर पे मनाई जाती है सचिंद्र नाथ सन्याल की। ठीक है, अब सचिंद्र कौन है? देखिए, ही इज द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और उसको बाद में आपको याद आ रहा होगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट के तौर पे भी जो है, देखिए यहाँ पर जो है नाम परिवर्तित किया गया था और ये नाम जो है रीनेम जो किया गया था। भगत सिंह जी जो हैं वो सोशलिस्ट मतलब समाजवाद से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। तो एक्चुअल में जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है उसके संस्थापक जो थे वो थे सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है, हिज रोल इन इंडियन स्ट्रगल एंड इंडिपेंडेंस वो क्या था? देखिए, उन्होंने फाउंडेशन किया, कैरिड आउट आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर, आर्म्ड रेजिस्टेंस इस ऑर्गेनाइजेशन की मदद से, और यही फाउंडर थे। 1924 इन कानपुर ही बिकेम द मेंबर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो यहाँ पर ये इनके फाउंडर हैं और ये स्टार्ट कर, और जबकि देखिए कानपुर में ही बिकेम द मेंबर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन स्टार्टेड बाय सचिंद्र नाथ। तो यहाँ पर मैं जो ये बात कह रहा हूँ कि कौन मेंबर बने हैं, तो मैंने शायद यहाँ पर भगत सिंह नहीं लिखा है। भगत सिंह बिकेम द मेंबर ऑफ दिस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये बात याद रखना। भगत सिंह बने, यहाँ पर शायद मेंशन नहीं है। आप लोग सभी वीडियो देख रहे हैं, जरूर करेक्शन कर लेना, यहाँ पर भगत सिंह जी की बात हो रही है ना। 1928 में एचआरए को रीनेम करके क्या कर दिया था? सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और सन्याल ने फाउंड किया था अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति। तो पटना में जो अनुशीलन समिति की जो ब्रांच है वो भी इन्होंने ही जो है फाउंड की थी, मतलब स्थापित की थी। 1912 में जो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी ट्रायल था जिसमें सन्याल और रास बिहारी बोस ने ही अटैक किया था, याद रखेंगे आप, वायसराय हार्डिंगे को। ठीक है, तो वायसराय हार्डिंगे जो हैं उनको रास बिहारी बोस और सन्याल नहीं। तो इसका मतलब कुल मिला के ये जो है गर्म दल जो है, यूं कह सकते हैं आपकी एग्रेसिव लीडरशिप करी है इन्होंने हमेशा। He was extensively involved in the plan of the Ghadar conspiracy and went underground after exposed in February 1915। तो गदर कॉन्स्पिरेसी भी इन्हीं के द्वारा की गई थी और फिर उसके बाद ये अंडरग्राउंड हो गए थे। He was close associate with रास बिहारी बोस, है ना, और वो बोस जो है फाइनली वो जापान की तरफ निकल गए थे। सन्याल वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट सीनियर लीडर ऑफ इंडियाज रिवोल्यूशनरी जो मूवमेंट है उसके सबसे सीनियर लीडर जो हैं वो सचिंद्र नाथ सन्याल थे। ही वॉज द मेंटर फॉर रिवोल्यूशनरी, जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इनके भी जो मेंटर रहे वो यही रहे। सन्याल एंड महात्मा गांधी, एक बात और याद रखेंगे कि ये फेमस डिबेट पब्लिश इन यंग इंडिया बिटवीन 1920 एंड 24, सन्याल आर्ग्यूड अगेंस्ट गांधीज ग्रेजुअलिस्ट अप्रोच की बहुत धीरे 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 स्वतंत्रता मिलेगी, इसके सन्याल जो थे खिलाफ थे। तो आपके लिए मेरा एक प्रश्न है, पहले सबसे पहले कि जो गदर रिवॉल्ट था, एक तरह से गदर कॉन्स्पिरेसी थी, वो गदर कॉन्स्पिरेसी क्या थी, है ना, गदर षड्यंत्र क्या था, ये जरूर बताइए आप। व्हाट इज दिल्ली कॉन्स्पिरेसी ट्रायल, ये क्या था, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी क्या था, दोनों के बारे में आप शॉर्ट नोट लिख दीजिए ताकि आपको क्या होगा, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड 2 टॉपिक्स भी कवर होंगे, तो जरूर बताइए, है ना। दिस इज योर होमवर्क, राइट। तो ग्रेजुअलिस्ट अप्रोच जो थी गांधी जी की उसके ये खिलाफ थे। सन्याल वाज सेंटेंस टू जेल फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी। काकोरी जो कांड था, काकोरी में भी इनका इन्वॉल्वमेंट था और इनको इम्प्रिजन कर दिया था सेल्यूलर जेल इन अंडमान एंड निकोबार। सेल्यूलर जेल आपको याद आ रही होगी जहाँ पे वो काले पानी की जो सजा होती है। ही रोट हिज बुक बंदी जीवन, लाइफ
अ लाइफ ऑफ कैप्टिविटी 1922। यहाँ पर इन्होंने बंदी जीवन नाम से जो किताब है जरूर याद रखेंगे। सन्याल के बारे में अनुशीलन समिति पटना, ये याद रखेंगे। रासबिहारी बोस के साथ में मिलकर इन्होंने जो है हार्डिंगे उन पर अटैक किया था, है ना। रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी और भगत सिंह ने भी इसको ज्वाइन किया था और बहुत से रिवोल्यूशनलिस्ट इनके से प्रभावित थे। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, जरूर आप मॉडर्न हिस्ट्री में इस बात को पढ़िए। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टेप अप एग्री स्पेंडिंग बूस्ट फार्म इनकम। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो भारत में क्या देखेंगे कि यूनियन जो बजट है ना, उसमें पिछले साल की तुलना में एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो ग्रोथ देखी है, बजट के जो अलोकेशन हुआ है उसमें केवल 4.4 की देखी, जबकि जो करंट इन्फ्लेशन है, और करंट इन्फ्लेशन भी कौन सा, सीपीआई वाला, डब्ल्यूपीआई नहीं, क्योंकि डब्ल्यूपीआई में तो जो है डब्ल्यूपीआई तो 11, 12, 13% पे चल रहा है, सीपीआई 5 से 6 के बीच में चल रहा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, इसमें नॉर्मली फूड ग्रेन्स वगैरह जो है, खाद्य पदार्थ है, उनका मेजर जो है शेयर होता है। तो इसको देखते हुए हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन तो इतना बढ़ गया, जबकि बजटरी अलोकेशन में परसेंटेज जो इंप्रूवमेंट हुआ है वो 4.4 हुआ है। तो अपने आप में हम ये देख रहे हैं कि देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन कि भाई भारत में जहाँ पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर को हमेशा मजबूत करने के लिए बजट अलोकेशन ज़्यादा करना चाहिए। यहाँ पर इस आर्टिकल का पूरा वही मोटिव है और यहाँ पर आपको बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी पता चलेंगे। तो जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पर मुख्यालय बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बताइए मुख्यालय कहाँ है। ऑफ द यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट फ्रॉम 2001 टू 2019 शोज दैट ग्लोबली इंडिया इज अमंग, भारत दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में है। वैसे टोटल जो बजट है उसका 7.3% हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस में करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें जो उन 10 देश में आते हैं, इनमें से कई देश भारत से बहुत ही पुअर हैं, बहुत ही लो इनकम कंट्री, वो भी भारत से ज़्यादा खर्चा करते हैं। परसेंटेज ऑफ बजट की बात करूँ तो जैसे मालावी जो देश है 18%, माली 12.4%, भूटान भी भारत से ज़्यादा। अभी भूटान के बारे में तो आपको पता होगा कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक स्टेट है, दुनिया में सबसे ज़्यादा इलायची, है ना, कार्डेमोम का उत्पादक आज की तारीख में भूटान है। तो भूटान पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, तो बहुत बड़ा बजट इनका है, देख लीजिए टोटल बजट का। नेपाल हमसे ज़्यादा है। फिर देख लीजिए गुयाना, मिडिल क्लास इनकम में गुयाना और चाइना भी भारत से, देखिए ओवरऑल बजट में एग्रीकल्चर में भारत से ज़्यादा खर्चा कर रहा है। अब आप सोचिए चाइना का बजट ऑलरेडी, चाइना जो है हमसे 5 टाइम्स ज़्यादा इकोनॉमी है और उसका ये 9.6 करता है, हम अपने 1 टाइम इकोनॉमी का 7.3 करते हैं। तो अपने आप में कितना ज़्यादा गैप है आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पर लो बजटरी अलोकेशन पर ये जो है पॉइंट अभी देखने को मिला। तो जब हम देखें कि अ क्लोजर लुक एट बजटरी अलोकेशन टुवर्ड्स द एग्रीकल्चरल सेक्टर शोज दैट देयर हैज बीन अ ड्रास्टिक स्लैशिंग ऑफ फंड, तो धीरे धीरे कम हो रहा है। एक तो हमने ये देखा कि क्रॉप इंश्योरेंस जो है उसमें कमी देखने को मिली और MSP में जो फोकस होता था वहाँ पर अलोकेशन करना चाहिए था, क्रॉप इंश्योरेंस में जो है अलोकेशन कम हुआ है ना। आप देखेंगे मनरेगा जो है, मनरेगा में भी पहले 98, खैर ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, 98,000 करोड़ अलोकेट होता था, इस बार 73,000 करोड़ ही अलोकेट हुआ है। तो अपने आप में ये बजटरी अलोकेशन जो है एक चिंता का कारण तो है, स्पेशली फार्म सेक्टर में बात करें तो इंश्योरेंस और MSP को देखें। इवन विद एन ओवरऑल इंक्रीज इन द बजटरी आउटले, एक मिनट, इज इट एवरीथिंग इज करेक्ट, परफेक्ट, यस। इवन विद द ओवरऑल इंक्रीज बजटरी आउटलेट में देखा गया, उसके बाद भी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एंड प्राइस सपोर्ट स्कीम वाज ओनली 1500 करोड़। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम क्या है? मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत क्या होता है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और प्राइस सपोर्ट मिले, उसमें 1500 करोड़ ही एलोकेट हुआ बस। सो दिस इज 62% लेस, 62% कम है ये, है ना। पिछली बार 3959 था मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एंड, है ना। तो आप एक शॉर्ट नोट लिख दीजिए MIS और PSS स्कीम पर, जरूर शॉर्ट नोट लिखिए क्योंकि इस बार बजटरी अलोकेशन जो है वो 62% कम हुआ है, ठीक है, MIS PSS स्कीम पर।
आप देखेंगे प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम जो आशा है, उसमें भी इस साल केवल 1 करोड़ रुपए, जबकि पहले 400 करोड़ रुपए था। कुल मिला के ये जो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण में क्या है कि उनके जो फूड ग्रेन क्रॉप है वो खराब ना हो, इसके लिए क्या है गवर्नमेंट पूरा जो है अरेंजमेंट करती है। तो पीएम आशा में भी देखिए आप कितना डिफरेंस आ गया, 400 करोड़ से 1 करोड़ पे आ गए ये लोग, देख लीजिए आप। तो बोथ स्कीम आर पर्टिनेंट टू एंश्योर एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट। और इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है अन्नदाता के आय संरक्षण में एक प्रॉपर एमएसपी हो, उन्हें एक मिनिमम इतने अमाउंट पर तो उनकी क्रॉप बेची जाए ताकि एक एटलीस्ट एक बेनिफिट जो है फार्मर कमा सके। जबकि गवर्नमेंट का जो प्रायोजन था 2022 तक वो तो क्या था कि जो फार्मर्स हैं उनकी आय को 2 गुना करना। तो यहाँ पर तो ये थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर ये भी देखा गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रूशियल देन प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कम है। नॉट हैव बीन कंसिडरेबल एंड कमेंशुरेट इंक्रीज, कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट स्पेशली द प्रमोशन ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट हो, मार्केटिंग फैसिलिटीज जो है वहाँ पे वो इंप्रूव हो, तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। द अलोकेशन ऑफ फंड टुवर्ड्स द स्कीम सच एज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, थ्रू डिजायरेबल विल नॉट रिजल्ट इन लॉन्ग रन एसेट जनरेशन। ये जो स्कीम है ना जिसमें 6,000 रुपये भी मिल रहे हैं वगैरह, तो ये कोई लॉन्ग रन के लिए एसेट के तौर पे काम नहीं करेंगे, परमानेंट सोल्यूशन पे काम करना होगा। फिर बात आती है एक इंडेक्स की, एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स। इट मेजर द रेशियो, ये क्या देखता है, रेशियो देखता है कि गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया, कितना परसेंटेज स्पेंड किया, और जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो मैंने आपको बताया था जीडीपी में कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, 16.3 लमसम, ये अभी रिसेंट का अपडेट है। और यहां पर अभी आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि टोटल बजटरी एलोकेशन का 7.3% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंड करती है। यहां पर आपको साफ दिख रहा है 7.3% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। तो जो AOI है वो क्या है, एग्रीकल्चरल ओरिएंटेशन इंडेक्स 7.3 अपॉन 16 ये, तो लगभग ये जो है हाफ के करीब आएगा, 50% या उससे थोड़ा सा और कम। तो यहां पर देखेंगे आप कि AOI को डेवलप किया गया था गोल टू, जो जीरो हंगर है ना, जीरो हंगर आपको पता है ना, सस्टेनेबिलिटी वाले जो आपको जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे पहले, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो पॉइंट 2 है 17 में से, वो है जीरो हंगर। तो 2030 तक ये जो एजेंडा है ये तभी तो होगा कि भाई आपका स्पेंडिंग बढ़ना चाहिए, तभी क्या है उसका शेयर भी बढ़ेगा, है यस और नो। सो व्हाट लो AOI इंडिकेट्स, भारत का जो इंडेक्स है वन ऑफ द लोएस्ट है, रिफ्लेक्टिंग दैट द स्पेंडिंग टुवर्ड्स द एग्रीकल्चरल सेक्टर इज नॉट कमेंशुरेट एंड सेक्टर ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स GDP। और इंडिया जो है इस रैंक में 38वां रैंक प्राप्त करता है, जबकि हम भारत को एक एग्रीकल्चरल लैंड मानते हैं, है ना। भारत का जो एरेबल एरिया है वो सबसे ज़्यादा है ना। और एक और बात बता दूं मैं आपको कि भारत में, एशिया में भी यदि प्रति हेक्टर हम लोग उत्पादकता देखें ना, एशिया के कंपैरिजन में भारत की कंपैरेटिवली लोअर है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। और इसके पीछे कारण क्या है, लो इन्वेस्टमेंट, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अपने आप में ये मेंस के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, प्रीलिम्स के लिए भी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चरल ओरिएंटेशन इंडेक्स क्या है, तो आप आसानी से बता देंगे, यस और नो। सो ऑल्दो AOI शोन एन इम्प्रूवमेंट सिंस मिड 2000 as a part of general revival of took place in several middle income countries. India's AOI is one of the lowest, एशिया में सबसे कम है among the several other middle income and upper income countries. Low crop yield, आप ये देख लीजिए, enormous spending on agricultural sector by East Asian countries, जो ड्रैगन कंट्रीज है हमारी 10, उनके द्वारा बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, भारत में नहीं किया जा रहा। और इसी कारण से देखिए आप कि टोटल जो सेरियल मतलब जो फूड ग्रेन है उसकी जो यील्ड है वो 3282 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। एज कंपेयर टू इन एशिया
4225। बताइए, भारत जैसा एग्रीकल्चरल लैंड जहां पर एशिया के कंपैरिजन में आप देख रहे हैं कि पर हेक्टेयर हमारी फूड ग्रेन जो यील्ड है वो बहुत कम है। इन चाइना इवन द एवरेज। आप एक और चीज देखिए, भारत में 2015-16 के केस में सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट, 2015-16 में के अनुसार लैंड होल्डिंग थी 1.2 हेक्टेयर। अब आप बोलेंगे कि सर आज कितनी हो रही होगी? नो डाउट, जैसे जैसे साल दर साल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या होता है, एक बड़ा लैंड है और फादर क्या करेगा, नाम करेगा तो ये 2 भाग में टूटेगा, और बच्चे होंगे तो उनसे और ज़्यादा टूटता जाएगा। तो लैंड होल्डिंग जो है भारत में वो एवरेज लगभग 1 हेक्टेयर के आसपास आ गई होगी, लेकिन मैं एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ आपको 2015-16 का 1.2 हेक्टेयर। जबकि चाइना में देखिए आप लैंड होल्डिंग और भी कम है। और आपको एक बात पता है कि जब भी लैंड होल्डिंग का साइज है ना पर कैपिटा यदि कम होता जाता है, जो एवरेज लैंड होल्डिंग है उसका साइज जैसे जैसे कम होता जाता है ना, द कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्योंकि देखिए जितना छोटा लैंड होगा, एक तो जितना बड़ा लैंड है तो उसमें क्या होता है, जब रिसोर्सेज हम लोग कलेक्ट करते हैं ना तो क्या होता है कि चूंकि एक लार्ज अमाउंट में रिसोर्सेज लगते हैं इसलिए उसका कॉस्ट कम हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हमारे ये खेत टुकड़ों में बंटते जा रहे हैं, ये कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, लोग उसको खेती ना करने की बजाय उसे बेच देते हैं इस प्रकार से। तो इसीलिए क्या है, एवरेज लैंड होल्डिंग इवन चाइना का 0.6 और लगभग भारत का मैं इन जनरल मानूं 1 के करीब होगा, 1.2 से 1 के करीब आ रहा होगा लगभग। सो द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्टर इन टर्म्स ऑफ क्रॉप यील्ड इज मच हायर इन इंडिया, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए क्रॉप यील्ड चाइना में बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर फोकस करने की आवश्यकता है। द फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, तो यहाँ पर हमें इरिगेशन फैसिलिटी पर फोकस करना होगा, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे मस्ट बी कंप्लीटेड, ताकि क्या हो, डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो, है ना। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर बने। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, इस पूरे टॉपिक से आप इसका आंसर दे सकते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट एक्सप्लेन India's low score on agriculture orientation index, which is the ratio between government spending towards the agricultural sector and sector of contribution to GDP। यहाँ पर ये पूछा गया है कि भारत का जो ये लो स्कोर है AOI में, एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स में, ये अपने आप में रेशियो बताता है कि गवर्नमेंट कितना स्पेंड करती है, 7.3 है, और एग्रीकल्चर सेक्टर का रेशियो कितना है, पूरे जीडीपी का हिस्सा, पूरे जीडीपी यदि 100 है भारत का, उसमें से 16.3 है हमारा एग्रीकल्चर एरिया से। तो यहां पर क्या एक्सप्लेन करता है और इसके लिए इससे हमें क्या समझ में आता है और इसके बारे में आपको वे फॉरवर्ड की क्या रास्ता हो सकता है ना, इस पर आपको बताना। व्हाट यू कैन कंक्लूड हियर, द इंटेंसिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग टूवर्ड्स एग्रीकल्चर सेक्टर इज द की, कि यदि ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन होगा तो ये की के तौर पे काम करेगा टू अटेन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ हायर एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड फार्म इनकम। तो ये जो गोल है हायर इनकम ग्रोथ, फार्म इनकम के लिए ये सस्टेनेबल सतत हमारे जो गोल हैं, हमारे जो SDG गोल्स हैं, 17 जो गोल्स हैं उसमें भी काम करेगा, हायर एग्रीकल्चरल ग्रोथ, और सबसे खास बात भारत हमेशा एटलीस्ट फूड ग्रेन क्रॉप्स इत्यादि में तो सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर रहना ही चाहता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके एग्जाम के लिए। नाउ वी विल डिस्कस द अनदर टॉपिक दैट इज इंडिया एंड ग्रेट पावर राइवलरी। भारत और जो ग्रेट पावर्स हैं इनमें कौन कौन सी कंसिडर कर सकते हैं? सबसे पहले तो यूएस, उसके बाद में चाइना, राइट, चाइना और रशिया। पावर की बात करें, आर्म पावर की बात करें तो नंबर 1 पर यूएस है, फिर रशिया है, फिर चाइना है, राइट। आर्म पावर की बात करें तो चलिए, तो यहां पर क्या हुआ है, जर्मनी अभी क्या हो रहा है, एक वीकर लिंक के तौर पर देखा जा रहा है वेस्टर्न कॉलिशन अगेंस्ट द मॉस्को एंड बीजिंग। कैसे भाई? देखिए कोई भी देश है सबसे पहले अपना खुद का इकोनॉमिक बेनिफिट देखता है, और मैंने आपको बताया था कि नॉर्ड पाइपलाइन है, नॉर्ड 1 नॉर्ड 2 पाइपलाइंस हैं, वो स्थापित हो रही है रशिया की मदद से। जर्मनी की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उनको गैस पाइपलाइन मिल रही है। तो जर्मनी जो है कहीं ना कहीं मतलब अपना जो बेनिफिट है वो देखते हुए एक वीकर लिंक बन गया है। वैसे ये नो डाउट नाटो का हिस्सा है
और जबकि अपने आप में यूएस और यूरोपियन कंट्रीज और कनाडा वगैरह को मिला ले तो अपने आप में रशिया और चाइना से ये बहुत ज़्यादा ताकतवर पड़ते हैं, रशिया और चाइना की तुलना में। बट यहाँ पर जर्मनी क्या है, अपना लुफ्त उठा रहा है, ठीक है। सो यूएस, रशिया, चाइना पावर डायनेमिक्स क्या है, देयर इज अ कन्वर्जेंस बिटवीन चाइना एंड रशिया ऑन द रेंज ऑफ इश्यू फ्रॉम नाटो एक्सपेंशन टू ऑकस अलायंस। यहाँ पर एक कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है रशिया और चाइना के बीच में, क्योंकि नाटो एक्सपेंड कर रहा है अपने आप को। यूक्रेन में आपको पता ही अभी 1,30,000 की फोर्सेस खड़ी कर चुकी है रशियन गवर्नमेंट, रशिया की साइड से। अपने आप में बहुत ही भयानक जो है अभी वहाँ पर सिनेरियो चल रहा है। और मैंने आपको पूरे डिटेल में टॉपिक्स में बताया है कि किस प्रकार से अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज वो ज़्यादा से ज़्यादा नाटो मेंबर्स को बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें बेलारूस है या राइट यूक्रेन है। तो ये सभी जो देश हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कंट्रोवर्सी सामने आ रही है कि ये जैसे जैसे रशिया के ऊपर प्रेशर आ रहा है, जैसे जैसे नाटो ग्रुप को आगे एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएस अलायंस बना है, वैसे वैसे क्या हो रहे हैं, यहाँ पर भी एक अलायंस बन रहा है। डेस्पाइट, अब आप एक चीज पूछेंगे, एक बहुत अच्छा टॉपिक मैं आपसे ब्रीफ में डिस्कस करना चाहता हूं कि क्या चाइना और यूएस की यदि मैं राइवलरी को देखूं वर्सेस चाइना, ये राइवलरी कितनी सक्सेसफुल होगी। नो डाउट इस राइवलरी से यूएस अपने आप को बहुत तेजी से बढ़ाएगा, बहुत तेजी से ग्रो करेगा। चाइना तो आपको पता ही है कि एक अच्छी ग्रोथ के साथ में चल रहा है, 2030 तक जो जीडीपी है उसको भी क्रॉस करने की संभावना है, 2030 से 35 के बीच में। अभी यूएस की जो इकोनॉमी है वो 22 ट्रिलियन डॉलर है ना, और चाइना की जो है लगभग 16 ट्रिलियन डॉलर है। जबकि चाइना अपनी तरफ से जब बताता है अपनी इकोनॉमी को तो वो बोलता है नहीं हमारी तो 18 ट्रिलियन डॉलर्स है, जबकि फैक्ट्स की माने तो 16 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। लगभग जब यूएस की इकोनॉमी 26 ट्रिलियन डॉलर या इसके लमसम आएगी, तब तक चाइना की भी इसके करीब आ जाएगी 26 ट्रिलियन डॉलर के करीब, और वो क्रॉस कर जाएगी। लेकिन क्या अमेरिका को रियल में बीट कर पाएगा चाइना? नहीं। एक तो प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए, पर कैपिटा इनकम, वहां पर कैपेसिटी, वहां पर नंबर ऑफ पॉपुलेशन, वो बुजुर्ग बूढ़ी होती हुई आबादी। उसके बाद देखिए अमेरिका में रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है ना, लेकिन चाइना में क्या है, ऑथोरिटेरियनिज्म है। तो वहां पर कहीं ना कहीं बहुत से क्लैशेस देखने को मिलेंगे। एक पूरी फ्री सोसाइटी है अमेरिका, यस और नो। इसके बाद में अमेरिका इज अ मेल्टिंग पॉट, अमेरिका इज अ मेल्टिंग पॉट। बताइए मेल्टिंग पॉट क्या होता है? पूरी दुनिया भर के जो इंटेलेक्चुअल्स है करोड़्स में, आप देखिए 34-35 करोड़, सॉरी लगभग 40 करोड़ के करीब आबादी है, उसमें से 5 से 6 करोड़ लोग अकेले भारत के देख लीजिए आप, जो है अराउंड 30 लाख पीपल भारत के वहां पर हैं, है ना। लगभग 2.7 मिलियन के करीब बताते हैं, है ना। तो लगभग ये आप मान सकते हैं 2.7 का मतलब 27 से 30 लाख लोग हैं। तो दुनिया भर के जो इंटेलेक्चुअल्स, इवन चाइना में भी जो लोग हैं ना फ्रीडम चाहते हैं, वो सब भाग भाग के कहाँ जाते हैं, अमेरिका आ जाते हैं। तो मेल्टिंग पॉट है वो। सेल्फ करेक्टिंग गवर्नमेंट है वहां पर, अपने आप को खुद को करेक्ट कर सकने वाली, जबकि चाइना पूरी तरह से ऑथोरिटेरियन रिजीम है ना। वहां पर रूल बाय लॉ है, वहां पर लठ मार के जो है चाबुक से, है ना, जो है कंट्रोल किया जाता है। तो इन अ लॉन्ग रन आप देखेंगे कि चाइना धीरे धीरे एक बार को इकोनॉमी में अमेरिका को बीट करने के बाद में, आपने सुना होगा कि जैसे जो बाइडन है ना, आपको मैं एक और टॉपिक साथ में डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि डिस्कशन ही चल रहा है इसमें। तो जो बाइडन का आपको एक कैंसर मून शॉट के बारे में आपने सुना होगा, कैंसर मून शॉट क्या है ये? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि मून शॉट क्या था। अमेरिका के जो रोनाल्ड रीगन थे, उन्होंने ये डिसाइड किया था 1962 में कि हम जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि रशिया के साथ में कंपटीशन चल रहा था, आज भी आप देखिए रशिया के साथ एक कंपटीशन था जिसमें वैक्सीन कौन पहले लाएगा, तो वैक्सीन भी कौन पहले लिया था, रशिया पहले लिया था, स्पुतनिक। और स्पुतनिक ही वो प्रोग्राम था जो अमेरिका के खिलाफ वो जो है वहां पर लॉन्च करना चाह रहे थे, चंद्रमा वगैरह पे भेजने के लिए।
तो अमेरिका ने बहुत पूरी शक्ति लगा दी मून शॉट में। उन्होंने 1969 से पहले अपना ये प्लेन सक्सेसफुली जो है प्लान था वो सक्सेसफुल कर दिया। जो बाइडेन के जो बेटे हैं वो भी कौन है, वो कैंसर से उनकी मृत्यु हुई। तो जो बाइडेन ने बोला है आज से 25 साल बाद, है ना, लगभग 2047 के करीब, 25 से 30 साल बाद, 2047 तक, 2047 तक वो कैंसर पेशेंट जो है अमेरिका में उसको आधे कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, इन द मीन टाइम कोविड पेंडेमिक आ गया, लोग अपने कैंसर को टेस्ट नहीं करवा पाए, तो अभी कैंसर सर्ज हुआ है वहां। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अमेरिका रूल ऑफ लॉ को मानती है, सेल्फ करेक्टिंग है, मेल्टिंग पॉट ऑफ द वर्ल्ड है। और इसीलिए क्या है, हो सकता है 2030 तक चाइना एक बार को बीट कर दे, लेकिन वहां की बूढ़ी होती हुई आबादी, और अमेरिका जब अट्रैक्ट करेगा लोगों को, और जब अमेरिका अपनी दहाड़ मारेगा, मतलब जब तेजी से अपने आप को ग्रोथ करने की कोशिश करेगा, इस सबको देखते हुए कि चाइना उसे बीट कर रहा है, तो एक बार फिर जो है अमेरिका आपको चाइना को फिर से बीट कर देगा। 2060 के करीब वो पूरी तरह से जो है चाइना का जो इकोनॉमिक ढांचा है उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल सकते हैं आपको, क्योंकि वहां पर फोर्सफुल इंप्लीमेंटेशन है। आप जिस प्रकार से हांगकांग में स्ट्रक्चर देख रहे हैं, है ना, हांगकांग में किस तरह से 18, 20, 25 साल के लड़कों को जो है जेल में डाला गया। तो इस सब के चलते क्या है, रूल ऑफ लॉ होना किसी भी देश में बहुत जरूरी है। यस और नो। तो अभी एक और कंट्रोवर्सी भी आ रही है ना कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारी, तो यहाँ पर पहले हम कांग्रेस बीजेपी गवर्नमेंट बोलते थे, फिर एनडीए यूपीए बोलते हैं, आजकल मोदी गवर्नमेंट बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो ये जो व्यक्तिवाद है अपने आप में भारत के लिए भी खतरनाक है, इस बात को आप यहाँ से भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर इज अ कन्वर्जेंस बिटवीन चाइना एंड, और यहाँ पर क्या हो रहा है, चाइना और रशिया क्लोज आ रहे हैं। डिस्पाइट द प्रॉब्लम विद यूएस, बोथ मॉस्को एंड बीजिंग वांट ए प्रोडक्टिव पार्टनरशिप विद वॉशिंगटन, है ना। देखिए, नो डाउट कि भले ही कितना भी कंट्रोवर्सी है, लेकिन रशिया भी एक बार को चाहता है कि वॉशिंगटन से अच्छे संबंध रहे, क्योंकि उनका भी एक अच्छा रिलेशन है, ट्रेड रिलेशन तो है, ठीक है। ऐसा नहीं है ट्रेड रिलेशन जीरो है रशिया और वॉशिंगटन का, ठीक है। और बीजिंग भी चाहता है, बीजिंग तो चाहता ही है, मतलब चाइना, दुनिया में सबसे बड़ा ट्रेड रिलेशन किसका है, किन दो देश का, यूएस और रशिया का, सॉरी यूएस और चाइना का, ठीक है। So both Russia and China want leverage the united front to negotiate better terms. तो वो अपने आप को जितना क्लोज लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, अपने आप में यूएस जो है उतना ही प्रेशर में आ रहा है। इसीलिए जो बाइडेन जो है उनका ये उद्देश्य है कि जो पैसिफिक ओशन है, राइट, साउथ चाइना सी है, वो इंडो पैसिफिक में फोकस करना चाहता है। इसीलिए रशिया के साथ क्या है, यूएस थोड़े से लीनियंट रिलेशन चाह रहा है, ठीक है। तो एक्सप्लॉइटिंग द कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन रशिया एंड चाइना, वॉशिंगटन इन टर्न्स वांट एक्सप्लोर द क्लीवेज बिटवीन, मतलब दोनों के जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो ये चाह रहा है कि इन दोनों का गठजोड़ कैसे भी ना हो। तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेज है, क्लीवेज है, अंतर, उनको वो क्या करना चाह रहा है, उनको वो एक्सप्लोर करना चाह रहा है अमेरिका। तो ये डिप्लोमेटिकली देश एक दूसरे के साथ कोशिश करते हैं कि वो कौन सी लाइन है जिसका सहारा लेकर दोनों के बीच में एक फूट डाल दी जाए। सो फोकस ऑन द चैलेंज फ्रॉम चाइना। बाइडन का जो फोकस है आउटरीच टू पुतिन, वो पुतिन से मिले थे और उन्होंने चाइना को फोकस करना उनको मेनली। यूएस कुड बेटर फोकस ऑन चैलेंजेस फ्रॉम चाइना इन इंडो पैसिफिक एंड दैट इज वाई ये रीजनेबल रिलेशन रशिया के साथ चाहता है। पुतिन इज ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट प्रोपोजिशन। पुतिन भी क्या है, वो कोशिश कर रहे हैं कि इस एडवांटेज का फायदा लिया जाए बाय रेजिंग द स्टेक इन यूरोप। सो एक्सप्लॉइटिंग इकोनॉमिक मीन, एक्सप्लॉइटिंग इकोनॉमिक मीन मतलब पुतिन भी क्या फोकस कर रहे हैं कि मिलिट्री मीन्स टू रीराइट द यूरोपियन सिक्योरिटी ऑर्डर विद यूएस। शी इज फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक मीन्स टू अल्टर यूएस टाइज। शी जिनपिंग क्या चाहते हैं कि इकोनॉमिक मीन से, जबकि पुतिन क्या चाहते हैं, मिलिट्री की सहायता से वो एक प्रेशर बनाना चाहते हैं अमेरिका पर। शी इज मेकिंग अ बिग प्ले फॉर वॉल स्ट्रीट बैंकर्स। शी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं वॉल स्ट्रीट, मतलब जो अमेरिका में, वो सी मैरिट्स इन एंगेजमेंट। बहुत से लोग देखते हैं कि बीजिंग के साथ यदि रिलेशन अच्छा है ना, तो ओवरऑल इकोनॉमिक ढांचा, लोगों को जो पैसा का अर्निंग है, एट्रीशन है, नो डाउट कि भाई एक बहुत बड़े देश के साथ रिलेशन रहेगा। राष्ट्रवाद इज अ डिफरेंट पॉइंट, बट इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो
वॉशिंगटन को बीजिंग के साथ अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, ऐसी लॉबी करी जा रही है और यही शी जिनपिंग भी चाहते हैं, क्योंकि जो ट्रेड वॉर है उसको कम किया जाए, स्केल डाउन द कन्फ्रंटेशन विद चाइना। तो आप देख रहे हैं शी जिनपिंग का फोकस है इकोनॉमिक फ्रंट पे, पुतिन प्रेशर लगाना चाह रहे हैं मिलिट्री मीन्स से और ज्यादा से ज्यादा रिलेशन। इवन आप देखिए पुतिन जो है उनका तो पूरा का पूरा जो ओलंपिक गेम्स है वहां पर तो अलाउड ही नहीं थे, है ना, क्योंकि डोपिंग के कारण पूरी के पूरे रशिया के जो ओलंपिक्स के जो एथलीट्स हैं उनको बैन किया गया। फिर भी वो विंटर ओलंपिक्स में जाते हैं और विंटर ओलंपिक्स में वो जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन बना रहे हैं, है ना, जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयूज वगैरह साइन कर रहे हैं। तो ये देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से आपको ये सारी बातें जो हैं मैंने आपको डिटेल में बता दी। शायद ये आप देखेंगे किस प्रकार से यूक्रेन इश्यू को लेकर भी जो है इमैनुअल मैक्रो इज ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग यूएस, लेकिन यहाँ पर जो वीकर लिंक क्या है, जर्मनी अभी वीकर लिंक है ना, वो क्या है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स देख रहे हैं। इन एशिया बाइडेन हैज़ रिवाइव्ड द एंग्लोस्फीयर, ऑकस को वो ला चुके हैं। यूरोप में यूएस इज गेटिंग नाटो ऑर्डर, तो वो एक मतलब लीडरशिप करना चाह रहे हैं। पावर ऑफ यूएस एंड इट्स एलाइज, डिस्पाइट कितना भी ड्रामेटिक राइज हो जाए चाइना का, इट्स न्यू पार्टनरशिप विद रशिया, जो यूनाइटेड फ्रंट है ना, कैनॉट रियली मैच द कॉम्प्रहेंसिव नेशनल पावर, जो एक समग्र यूएस और उनके एलाइज की जो ताकत है उसको अभी वो टैकल नहीं कर पाएंगे, अभी बहुत पीछे चाइना और रशिया, वो मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं। सो इंडिया इज नाउ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ यूएस, यूएस के साथ ज़्यादा क्लोज रिलेशन देखने को मिल रहे हैं, है ना, क्योंकि चाइना से जो चैलेंजेस मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से बियॉन्ड द रीबिल्डिंग ऑफ यूएस अलायंस, वॉशिंगटन हैज़ एन इंपॉर्टेंट लेवर, है ना, लिवर क्या होता है, जो लिवर की मदद से बैलेंस करने के लिए जो लेवर होता है, सो है ना, लेवर होता है ना, आपने इस प्रकार से देखा होगा, ये लेवर होता है कि बैलेंस करना, यहाँ पर जाएगा या पलड़ा किसका भारी होगा, तुला, है ना, लिब्रा। सो Washington has an important lever which is exploration of domestic political vulnerability, Tsar Putin and Emperor Xi। तो यहाँ पर क्या है, ये आपको रीबिल्डिंग जो है एक नए चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं अमेरिका के लिए। ये सब क्यों चर्चा में आया, जर्मनी के कारण वीकर लिंक। चैलेंजेस फॉर इंडिया, ये जो नए डायनेमिक है टू कोलिशन इंडिया अप्रोच will depend upon new dynamic between two coalition as well as own relation with China, Russia and US। तो हमें इन डायनेमिक्स के बीच में कैसे अपने आप को बैलेंस करना है ना, क्योंकि हमें सभी के साथ ट्रेड रिलेशन चाइना के साथ है, डिफेंस एंड ओल्ड पार्टनर है हमारा रशिया, और यूएस जो है फ्यूचरिस्टिक पार्टनर के तौर पे भारत का हैंड इन हैंड देखने को मिल रहा है। इन सब के साथ हमें तो बैलेंस रिलेशन अपनाना होगा। एज बोथ साइड कंसोलिडेट देयर ग्लोबल कोलिशन, इट गेट हार्डर टू बी इन द मिडल। तो हम बीच में नहीं रह सकते, किसी के बीच में नहीं, हम तो क्या है अपने आप को सेपरेट ही रखें, बहुत ज़्यादा एंगेज ना करें तो ही ठीक है। इंडिया वुड लाइक टू सी रशिया फाइंड एकोमोडेशन विद वेस्ट यूरोप, आज की तारीख में रशिया भी जो है वेस्ट यूरोप वगैरह के साथ अच्छे रिलेशन बन रहे हैं। सो रशियाज रिलेशन विद वेस्ट डिटेरियोरेट फर्दर इन यूरोप, लेकिन इस प्रकार का जो अटैक हुआ यूक्रेन पर तो फिर हो सकता है कि ये डिटेरियोरेट हो। दिल्ली इज अनलाइकली टू लेट मॉस्को अंडरमाइन इट्स ग्रोइंग पार्टनरशिप, मतलब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल भी कि मॉस्को मतलब रशिया जो है उसकी जो पार्टनरशिप अच्छी हो रही है वो कम हो। हम हमेशा चाहेंगे मॉस्को का रिलेशन यदि नाटो या यूं कह लीजिए यूरोपियन कंट्रीज के साथ में अच्छा चलता है, यूरोपियन यूनियन के साथ में, तो ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है ना, बजाय कि उसकी जो क्लोजर प्रेजेंस है चाइना और पाकिस्तान और ईरान के साथ में, हमारे साथ में ये रिलेशन तभी अच्छा होगा। रशिया भी जानता है कि यूरोप से ही उसको मेजर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि रशिया की जो इनकम है, इकोनॉमी है, वो चलती है वहाँ के द वेरी इंपॉर्टेंट, वो चलती है उनके वहाँ के गैस जो भंडार है उसको बेचकर। तो चाइना के साथ जिस तरह से आपने ये देखा रिलेशन कि भाई चाइना को उन्होंने अभी सेकंड उन्होंने जो है मीटिंग की और सेकंड बार जो है एक पाइपलाइन की बात आ रही है। सो कंक्लूजन क्या है, विद द रिटर्न ऑफ ग्रेट पावर राइवलरी, एक बार फिर कोल्ड वॉर के बाद ग्रेट पावर राइवलरी ये देखने को मिल रहा है। कौन साइड, इंडियाज डिटेरियोरेटिंग टाइज विद चाइना, इससे चाइना से हमारे संबंध खराब हो रहे हैं। दिल्ली नाउ स्टैंड क्लोजर एवर बिफोर टू वेस्ट, और अब हम देख रहे हैं कि हमारे नाटो देश हैं, नॉट नाटो देश नहीं कहना चाहिए, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके साथ में हम बहुत तेजी से रिलेशन बना रहे हैं।
वाई ओपिनियन पोल नीड रेगुलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इस पर एक अच्छा निर्णय लिया है कि जब सारे पोल हो जाएं उसके बाद में आप ओपिनियन पोल दीजिए, पहले से मत दीजिए। सो एवरी इलेक्शन सीजन वी फाइंड टेलीविजन चैनल फ्लडेड विद ओपिनियन पोल, और वो क्या करते हैं, अपने सैफोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो चुनाव का रिजल्ट क्या होगा उसको प्रेडिक्ट करने की क्षमता रखते हैं, उनकी मदद से क्या देते हैं, अपने निर्णय देते हैं कि इस पार्टी को इतने परसेंटेज वोट के साथ में इतनी सीट्स इनकी आएगी। सो ओपिनियन पोल जो है एक तरह के सर्वे होते हैं जो इंक्वायरी करते हैं, गेज करते हैं पब्लिक ओपिनियन को, स्पेसिफिक इश्यू को, सीरीज ऑफ इश्यू को, और अनबायस्ड मैनर। कुछ नो डाउट कुछ चैनल बायस्ड मैनर में भी करते हैं, जिस प्रकार से लॉबिंग होती है, आपको पता है आजकल चैनल्स की भी लॉबिंग चल रही है, वो बिल्कुल वही दिखाते हैं जो है उन्हें पे करता है, पेड मीडिया हो गया है ना, आप देखते हैं, है ना। प्रिंट मीडिया फिर भी एक बार को अपना काम अच्छा कर रहा है। सो दिस टर्म हैज गॉट वाइड रिकॉग्निशन फॉर असेसिंग आउटकम ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। ये जो टर्म है ये नॉट ओनली इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में चल रही है। मोस्ट डेमोक्रेसी ओपिनियन एंड एग्जिट पोल कॉमन ड्यूरिंग द इलेक्शन। अब आप बोलेंगे कि ये तो होना तो नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत सबका ये अधिकार है कि वो जो है अपना मत रख सकते हैं, और इसीलिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट इनको बैन नहीं करता। बट हमारे जो इलेक्शंस हैं उनको ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया करते थे। सो इन इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलाउज डिसेमिनेशन ऑफ एग्जिट पोल रिजल्ट। हमारे जो अब इलेक्शन कमीशन इंडिया ने क्या बोला है कि आप डिसेमिनेट कर सकते हैं, मतलब लोगों तक पहुंचा सकते हैं पोल रिजल्ट हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, जब लास्ट पोल डे हो जाए उसके बाद में, पहले नहीं। हाउ आर दे कंडक्टेड, कैसे, इंटरव्यूअर्स रिपोर्ट आस्क, क्वेश्चन पूछे जाते हैं रैंडम, क्योंकि इनके पास बहुत से लोगों के ओपिनियन पोल ये लेते रहते हैं और इनपुट्स मिलते हैं इनको। रिस्पॉन्स आर गिवन एंड इंटरप्रिटेशन आर मेड ऑन द बेस्ड ऑफ रिजल्ट एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट, उस रिजल्ट के आधार पर वो इंटरप्रिटेट करते हैं। और वहाँ पर ये भी देखा जाता है कि नंबर ऑफ SC ST OBC मुस्लिम जनरल, ये जो पूरा कास्ट सिस्टम है वो किस प्रकार काम कर रहा है और किसके फेवर में क्या चीज़ें जा सकती हैं, बहुत से कैलकुलेशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, है ना। इज इट क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रैंडम सैंपल दैट एवरीवन इन द पॉपुलेशन बीइंग स्टडीड एंड हैज़ इक्वल चांस ऑफ पार्टिसिपेटिंग, सभी को इक्वल चांस मिलता है, अदरवाइज रिजल्ट कुड बी बायस। तो यहाँ पर जो है देखिए, एवरीवन इन द पॉपुलेशन बीइंग स्टडी, सभी को स्टडी किया जाता है और एक जनरल कंसेंसस निकाली जाती है। ये नीड फॉर सच पोल क्यों है, पॉपुलर ओपिनियन क्या है उसको पता करने के लिए, स्पेसिफिक व्यू पॉइंट पॉपुलेशन का क्या है, अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस, ये पोलिंग की मदद से कुछ जो चैनल्स हैं वो अपने आप को मीडिया अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखता है कि हमने सबसे ज़्यादा प्रूवन आंकड़ा दिया था, फैक्ट दिया था, और इसके चलते आपको हम पर फेथ करना चाहिए, ये क्लेम भी होता है मीडिया का, ठीक है। इशू विद सच पोल, ऑथेंटिसिटी का डाउट रहता है ना, मैनिपुलेशन होता है, वोटर्स जो है, सेंसिटाइजेशन ऑफ मीडिया, ये पूरी तरह से क्या है, अट्रैक्ट करते हैं, प्राइम टाइम व्यूशिप होती है, तो जो है द मीडिया ऑन द अदर हैंड इनवेरिएबली अपोज द आइडिया ऑफ बैन एज सीट ऑफ फोरकास्ट अट्रैक्ट द प्राइम टाइम व्यूशिप। तो यहाँ पर ये कुल मिला के क्या है, रिडिक्यूल द पब्लिक मैंडेट, और यहाँ पर ये पब्लिक मैंडेट को भी जो है रिडिक्यूल करते हैं, मतलब जनता का जो जनार्दन का जो फैसला है उसको डिसरेस्पेक्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ओपिनियन पोल के मत को देखने के बाद लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाए कि वो वोट, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बोलते हैं ना कि क्रिकेट बॉल वगैरह में टैंपरिंग होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये जो ओपिनियन पोल हैं वो टैंपरिंग का भी काम करते हैं, मतलब जो है डिफ्लेक्ट करने का भी काम करते हैं वोट बैंक, है ना। क्योंकि जो पॉपुलिस्ट जो पार्टी है जो जीत रही है, तो आपका भी लक्ष्य क्या होगा कि जो जीतती हुई पार्टी उसी को वोट दिया जाए ना, और ये एक क्या हो जाता है, एक साइकोलॉजी फैक्टर यहाँ पे काम करता है। सो एक्सरसाइज ऑफ फ्री, क्यों ये परसिस्ट है, मैंने आपको बता दिया 19 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, एंड कन्वीनियंटली फॉरगॉटन दैट फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट, जबकि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं यहाँ पर, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के आधार पर इसको बैन किया जाना चाहिए। लेकिन अब जो इलेक्शन कमीशन ने कर दिया वो एक अच्छा फैसला है कि लास्ट पोल डे के हाफ एन आवर बाद ही आप दे सकते हैं, पहले से ही देना शुरू हो जाते थे कई बार। तो RP एक्ट जो है यहाँ पर लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन है दैट वी हैव इन इंडिया,
कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, आरपी एक्ट है ना, पेनल कोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1915 डू कंटेन सर्टेन रेस्ट्रिक्शन, कि डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने से पहले जो है रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन A19, while constitution allows reasonable restriction on freedom of expression, it is mandate to ACI for free and fair election। तो यहाँ पर ये बात भी भारत में है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में भी क्या है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन और सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, पूरी तरह से डेमोक्रेटिक वैल्यूज किस पर आधारित है कि एक इम्पार्शियल चुनाव। अब पार्शियल है इम्पार्शियल है इसका तो आपको रात में ही पता चल जाता है कि किस प्रकार से वोटर्स को रात में केवल शराब पिलाकर ही, अल्कोहल देकर ही, मैंने तो कई बार देख ली ये चीज़ें यहाँ पर भी लोकल लेवल पे। इसके अलावा जो है कई तरह के मतलब प्रोविज़न प्रोसीजर की मदद से उनको बेनिफिट दिए जाते हैं, और ये तो अपने आप में टेम्परिंग हो गया। तो इलेक्शन कमीशन को इस पर भी फोकस रखना चाहिए। खैर अभी हम लोग जो फोकस कर रहे हैं दैट इज बेसिकली ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ओपिनियन पोल। तो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन, सुप्रीम कोर्ट इन ए सीरीज ऑफ जजमेंट हैज एम्फेसाइज्ड दिस रिक्वायरमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कई बार फोकस किया है। और एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर देखिए, कई देशों में रेस्ट्रिक्शन इम्पोज हो गए हैं कंट्रीज में, है ना, फ्रॉम 2 to 21 डेज प्रायर टू पोल, है ना, 2 से 21 दिन से पहले इन देशों में पोल नहीं, मतलब एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल नहीं दिया जाएगा। कनाडा, फ्रांस, इटली, पोलैंड, टर्की, अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया, टू नेम फ्यू कंट्री। इन इंडिया मैंने आपको बता दिया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ज़्यादातर इसको अपोज करती हैं, लेकिन जो विनिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना वो बोलती हैं नहीं नहीं बहुत बढ़िया चलने दीजिए, क्योंकि उनको उस ओपिनियन पोल का बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। वाई डज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फील्स दैट ओपिनियन पोल इंटरफेयर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन? तो यहाँ पर ओपेसिटी नहीं होती है, मेथोडोलॉजी जो है नॉन ट्रांसपेरेंट होती है, कई बार वो पेड भी होते हैं, देख लीजिए प्रोपागेंडा किया जाता है कई बार, है ना, सबल कास्टिस्ट और एथनिक का, ताकि लोग जो है डिफ्लेक्ट हो जाएं। डिस इन्फॉर्मेशन, ये बात हमने ऑलरेडी कर दी, डिस इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, होता है। बैटिंग लगाइए, बैटिंग तो देखिए कई बार क्या होता है ट्रेडिंग, बैटिंग के केस में क्या है कि ये वाला जो है ABP का या किसी का भी XYZ का, नीलसन का, है ना, आप ओपिनियन पोल देखते हैं तो इसमें ये कितना देगा, ये कितना देगा, उस पर बैटिंग भी लगती है। और इससे भी क्या होता है कि बैटिंग के चलते वो कुछ लोगों से मार्जिन उठाने के लिए, जैसे आप लोग उसमें देखते हैं जुआ वगैरह में जो है ना, तो उसमें भी क्या है ये जो है उसमें फेरबदल कर देते हैं, फैक्ट्स में चेंज कर देते हैं। तो ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है। तो बहुत समय से कॉल फॉर बैन के लिए, ओपिनियन पोल के लिए, आज की बात नहीं, बहुत पुरानी ऑल पार्टी मीट हुई थी इलेक्शन कमीशन में 1997 में, 2004 में सभी ने यूनानिमस डिमांड किया था एक मत से कि भाई बैन तो होना चाहिए। एंड डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन वाज ओनली ऑन द वेदर द बैन शुड अप्लाई फ्रॉम अनाउंसमेंट ऑफ द पोल शेड्यूल ऑफ द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, तभी से बैन हो जाना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी गाइडलाइंस निकाली हुई है दैट वर चैलेंज्ड, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। और 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्या पूछा था कि हाउ इट वुड एनफोर्स दिस डिसीजन इन द एब्सेंस ऑफ लॉ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे बैन करेगी, मतलब यदि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी का कंसेंसस था तो उसके ऊपर बिल क्यों नहीं लाया गया? भाई जब तक कोई एक्ट नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट तो एक्ट बना नहीं सकती है, सुप्रीम कोर्ट तो मजबूर कर सकती है, बाउंड कर सकती है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे डिसाइड करेगी, बिकॉज देयर इज नो एक्ट को लाना बहुत जरूरी है। तो यही बात 5 जज बेंच ने कही थी। बहुत अच्छा पॉइंट है, देखिए, रियलाइजिंग इट्स वीकनेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विड्रू द गाइडलाइन। तो इसके मतलब रियलाइज करते हुए, वीकनेस को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विड्रॉ कर दिया गाइडलाइन को। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का इश्यू है यहाँ पर, अनफॉर्चुनेटली अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनलिटी मतलब संवैधानिकता का ये प्रश्न है। देखिए कितना बड़ा प्रश्न है अपने आप में, और इस पर तो बहुत ज़्यादा डिबेट होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर डिबेट होनी चाहिए। तो वे फॉरवर्ड क्या है कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटर हो, आइडियली ए बॉडी लाइक ब्रिटिश पोलिंग काउंसिल वुड बी वाइबल ऑप्शन। ब्रिटिश पोलिंग काउंसिल की तरह यहाँ पर होना चाहिए। इंडिया कुड सेट अप इट्स ओन प्रोफेशनल एंड सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी फॉर द सेम लाइन सेज इंडियन पोलिंग काउंसिल। जैसे ब्रिटिश पोलिंग काउंसिल है वैसे इंडियन पोलिंग काउंसिल हो। मैंडेटरी डिस्क्लोजर, ऑल द पोलिंग एजेंसी मस्ट डिस्क्लोज फॉर द स्क्रूटनी एंड स्पॉन्सर। आप सीधा सीधा ये बताएंगे, भले फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मेथोडोलॉजी, टाइम फ्रेम, ट्रेनिंग, रिसर्च स्टाफ, यहाँ पर जो है
इन सबको क्या कर दिया जाना चाहिए कि डिस्क्लोज कर देना चाहिए। डिस्क्लोज का मतलब क्या है, उन्हें बताना चाहिए कि भाई उन्होंने क्या मेथोडोलॉजी यूज़ किया, कैसे, कौन कौन इनके स्पॉन्सर्स थे, किस हिसाब से आपने, ऐसा तो नहीं है कि टैंपरिंग देखने को मिल रहा है। तो ये सभी के बिहाफ पे क्या है, यदि वो एजेंसीज इसको पूरी तरह से उजागर करती हैं कि ऑन द व्हाट बिहाफ, व्हाट वाज द बेसिस, किस बेसिस पर आपने ये सब ओपिनियन पोल किया था, मेथोडोलॉजी, टाइम फ्रेम, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग क्या थी आपके स्टाफ की, है ना, आपके प्रश्न किस प्रकार के थे, तब जरूर कुछ जो है एक इम्पार्शियल चीज़ें थोड़ी बहुत कही जा सकती। अपने आप में तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा। फिर अभी हाल ही में देखिए सोवा रिगपा, ये चर्चा में आया। और ये क्यों चर्चा में आया, देखिए यहाँ पर एक इट इज़ अ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिस। हिमालय के अंदर क्या किया जाता है, वहाँ की जो जड़ी बूटियाँ हैं उनका प्रयोग किया जाता है किसी को ठीक करने के लिए। सोवा रिगपा, तो ये जरूर याद रखना क्या है सोवा रिगपा। नए नए टर्म्स होते हैं कई बार लोकल लैंग्वेज के, और ये तिब्बत में पॉपुलरली प्रैक्टिस्ड इन द कंट्रीज नेमली इन इंडिया, नेपाल, भूटान, मंगोलिया एंड रशिया। यहाँ पर भी ये फॉलो किया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ थ्योरी प्रैक्टिस सोवा रिगपा इज सिमिलर टू आयुर्वेदा, है ना। युथोंग योनतेन ग्नोपो, है ना, नाम हो सकता है मैं प्रोनाउंशिएट गलत कर रहा हूँ, तिब्बत में बिलीव करते हैं कि फादर ऑफ सोवा रिगपा रहे हैं, ठीक है। और ये आयुर्वेद की तरह से वहाँ की लोकल जड़ी बूटियाँ वगैरह का प्रयोग करके बेसिक थ्योरी जो सोवा रिगपा की है वो है एड्यूब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग 5 पॉइंट। और वो क्या क्या है देखिए, एक तो बॉडी इन द डिजीज एज द लोकस ऑफ ट्रीटमेंट, की जो डिजीज है वो केंद्र है ट्रीटमेंट का, कि डिजीज वाली उनको एंटीडोट दिए जाते हैं, ट्रीटमेंट दिया जाता है। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट थ्रू एंटीडोट्स। एंटीडोट्स का मतलब जैसे एंटीडोट्स सांप के जहर का भी एंटीडोट होता है ना। मेडिसिन दैट क्योर्स डिजीज, मलेरिया मेडिका, फार्मा और फार्माकोलॉजी, मतलब पूरी तरह से आयुर्वेदिक तरीके से चीज़ों को कंडक्ट करना, यही है सोवा रिगपा। अभी हाल ही में क्या हुआ, बांग्लादेश जो कि अच्छे से डेवलप कर ही रहा है, पर कैपिटा इनकम इंडिया से, भारत से ज़्यादा हो ही गई है। बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज़्यादा, याद रखना, पाकिस्तान से तो ज़्यादा है ही, इंडिया से भी ज़्यादा हो। लेकिन वो लोग, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वहाँ पर उनको उनकी रेलवेज में जो रिफॉर्म चाहिए उसके लिए उन्होंने 420 ब्रॉड गेज वैगन्स, वैगन्स क्या होते हैं, जो हमारे गुड्स ट्रेन के डब्बे होते हैं जहाँ पर वो कैरी कर सके अपने सामानों चीज़ों को। सो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है इम्प्लीमेंटेड टू जॉइंट फंडिंग, और इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के तहत बांग्लादेश गवर्नमेंट और इंडिया के बीच में रेलवे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हम 420 ब्रॉडगेज वैगन्स प्रोवाइड करेंगे बांग्लादेश को। और ये जो प्रोजेक्ट है इनका वो क्या है, अंडर द रोलिंग स्टॉक ऑपरेशन इंप्रूवमेंट, रोलिंग का मतलब जिसके ऊपर सामान को ले जाया जा सके, एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से ये उसका फंडिंग भी प्राप्त कर लेंगे। चाइना रशिया रिलेशनशिप जो है ये काफ़ी हद तक आप जो है, मैंने जो प्रीवियस जो टॉपिक पढ़ाया है उस बिहाफ पे जरूर देखिए। कोल्ड वॉर इरा में क्या रिलेशन था, और ये शुरुआत में थोड़ा सा डिफरेंट था, इतना ज़्यादा क्लोज नहीं थे। बाद में आज की तारीख में तो जो इश्यूज़ है उसके चलते क्लोज आते जा रहे हैं। तो अपने आप में हिस्ट्री से रिलेटेड भी, और दोनों कंट्रीज़ आप देख रहे हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर रशिया ने इन्वेस्टमेंट किया ही है ना, कि चाइना का इन्वेस्टमेंट देखने को मिला, $400 बिलियन डील हुई है ना, टू सप्लाई 38 बिलियन क्यूबिक, ताकि चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन रहे। इसके अलावा पावर ऑफ द साइबेरिया पाइपलाइन बिगिन इन ऑपरेशन 2019, तो 30 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट था। अभी देखा आपने कि एक और जो है 2 कंट्रीज साइन लास्ट वीक, जो मैंने आपको अभी बताया था कि ओलंपिक्स गेम के दौरान, डील अनदर पाइपलाइन पावर ऑफ द साइबेरिया एट 2 BCM ऑफ गैस। तो यहाँ पर बिलियन क्यूबिक मीटर है ना, BCM का मतलब बिलियन क्यूबिक मीटर। तो इस प्रकार से जो ट्रेड है दोनों देश में अब लगातार बढ़ता है। 2 कंट्रीज हैज ट्रिपल्ड फ्रॉम $50 बिलियन का जो ट्रेड था $147 बिलियन हो चुका है। आप देखिए भारत से भी ज़्यादा इंडिया एंड रशिया का ट्रेड ज़्यादा है ना। आप देखिए $50 बिलियन था, अब 147 3 टाइम्स हो गया। भारत का तो $125 बिलियन ही है, इनका 147 हो गया है। तो देख लीजिए किस प्रकार से जो है एक प्रेशर, अमेरिका का जो प्रेशर है वो किस प्रकार से काम कर रहा है रशिया चाइना के क्लोज एंगेजमेंट को लेकर। इधर चाइना का एनर्जी सिक्योरिटी हो रहा है, वो अपने आप को तेजी से ग्रो करना चाहता है, उसको एनर्जी चाहिए, गैस उसको मिल रही है।
तो इस प्रकार से जो कनेक्टिविटी है टू कंट्रीज के बीच में, ये हम लगातार देख रहे हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में। इस प्रकार से क्या है, चाइना लगातार, और फिर चाइना रशिया का अलायंस जो है यूएस के अगेंस्ट तो है ही, जो हमने अभी बात की थी। 2014 में एनेक्सेशन किया था क्रीमिया का, यूक्रेन का जो हिस्सा था। शार्प डाउन टर्न इन मॉस्कोस टाइज विद यूएस, नाटो एंड यूरोप से बहुत खराब रिलेशन हो गए थे। यूएस, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया इम्पोज सैंक्शन ऑन रशिया, और इस प्रकार से फिर जब ये सैंक्शन लग गए तो पुतिन को अपनी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को तो स्ट्रॉन्ग करना ही है। और पुतिन तो आपको पता ही है, एक बार फिर से यूएसएसआर वाला जो इरा है उस लेवल पर ये मूव करना चाहते हैं, तो इसलिए उनको जर्मनी दिख रहा है एक जो है सेंट्रल एशियन नेशंस हैं, इसके अलावा जो है चाइना, तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है, चाइनाज मेन सिक्योरिटी इंटरेस्ट है ना एशिया में, वो रशिया की पूर्ति कर सकता है एनर्जी को लेकर। और जो एस्पियोनेजेस, देखिए एज टू इंडिपेंडेंट ग्रेट पावर चाइना एंड रशिया आर एंगेज इन एस्पियोनेज अगेंस्ट ईच अदर। एस्पियोनेज का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से स्पाइंग करना, तो समय समय पर स्पाइंग भी करते हैं ये, है ना। इन 2020-2021 एविडेंस माउंटेड ओवर द लेवल ऑफ चाइनीज स्पाइज एग्रेशन इन रशिया इंक्लूडिंग हैकिंग अटेम्प्ट एम टू स्टीलिंग डिजाइन फॉर लेटेस्ट वेपन सिस्टम। तो आप देखिए कि चाइना के जो हैकर्स हैं वो रशिया के वेपन्स वगैरह पर भी, तो ये एक कंट्रोवर्सी रही है चाइना और इनके बीच में, रशिया के बीच में। डिप्लोमेसी, द नेशनलिस्ट इमोशन ऑफ चाइनाज लीडरशिप प्लेइंग अ बिगर रोल इन चाइनाज फॉरेन पॉलिसी एज एविडेंस ऑफ वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी फिनोमिना एंड आर लाइकली टू बिकम फैक्टर इन द रिलेशनशिप वंस अगेन। तो यहाँ पर जो है China stronger China's nationalism if directed at Moscow, it is likely to fuel a rival of xenophobia in Russia society too। तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं चाइना अपने आप को मजबूत तो बनाता ही जा रहा है, और वो रशिया को, जो अल्टीमेटली उसका उद्देश्य है कि रशिया को पूरी तरह से यूज ही करेगा, ठीक है। दिस इज अ टाइम दैट इट वांट्स टू एक्सप्लोर रशिया, यस और नो। So relation with Ukraine, Ukraine is a crucial link in Xi's BRI project। यूक्रेन भी उसका हिस्सा है, बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है। तो यहाँ पर हैज सस्टेन चाइनाज ड्यूरिंग, तो यहाँ पर चाइना का रिलेशन यूक्रेन के केस में और रशिया के केस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके जो रिलेशन है वो लगातार क्लोज आते जा रहे हैं, कुछ इश्यूज भी हैं। सो बीजिंग विल नॉट फाइट द वॉर इफ ब्रेकआउट, बट इट विल फाइंड मेसी एंड कॉम्प्लिकेटेड टू निगोशिएट। यदि ऐसा कुछ हुआ तो अपने आप में यूक्रेन के अंदर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उस पर इश्यू आएगा, क्योंकि यूक्रेन तो अल्टीमेटली इट विल वेंट इनटू द लैप ऑफ नाटो एंड यूएस। सो व्हाट इज द व्यू फ्रॉम न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली क्या इश्यू है, मतलब भारत का क्या पर्सपेक्टिव रहेगा इस क्राइसिस में। बहुत से मूविंग पार्ट हैं, बहुत से अलग अलग एंगल्स हैं। ऑल द एक्टर आर ट्राइंग टू बैट इन द वे दैट अल्टरिंग द जियोपॉलिटिक्स ऑफ, लगातार एशिया और यूरोप की जियोपॉलिटिक्स बदल रही है। इंडिया वुड रेस्ट्रिक्ट इट्स फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस एंड अंडरमाइन इट्स ओन स्टेटस एज राइजिंग पावर ऑफ ग्लोबल स्टैंडिंग इफ इट टेक साइड इन द कॉन्फ्लिक्ट। भारत कहीं ना कहीं अपनी जो एक ग्रोथ है उसको खो देगा, क्योंकि हमको तो मैक्सिमम जो बेनिफिट्स सभी से लेने हैं। सो इंडियाज बेस्ट बैट, हम जो कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, बैट का मतलब है कि हम किस पर अपना पत्ता फेंकेंगे। तो इट वुड बी ट्रीट इट्स रिलेशन विद बोथ कंट्रीज एंड यूएस सेपरेटली। जो डी हाइफिनेशन पॉलिसी है, जैसे हमने इजराइल और पैलेस्टाइन को पहले हम एक एंगल से देखते थे, पैलेस्टाइन जा रहा है तो इजराइल नाराज हो जाएगा। नाउ वी हैव सेपरेट रिलेशनशिप, इजराइल के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप, फिलीपींस के साथ, पैलेस्टाइन के साथ भी, वहीं ईरान के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप, तो सऊदी अरेबिया के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप। सो दिस इज नोन एज द डी हाइफिनेशन पॉलिसी। सो रशिया चाइना स्टेटमेंट डिड नॉट मेंशन चाइनाज बॉर्डर डिस्प्यूट, कहीं पर भी बॉर्डर डिस्प्यूट की बात नहीं आती है। इंडिया एंड इट्स ओनली मेड रेफरेंस टू डेवलपिंग कॉपरेशन अमंग 3 कंट्रीज। तो हम जो है लगातार तीनों से अच्छे संबंध बनाए हुए हैं, एक बैलेंस्ड अप्रोच है। आफ्टर रशियाज लिंक्ड रेड फिश मीडिया टीज अ डॉक्यूमेंट्री, ये भी आपने खबर सुनी होगी। रशिया की जो रेड फिश मीडिया है उसने जिस प्रकार से इजराइल में, जिस प्रकार से वो मुस्लिम्स के साथ में इजराइल करता है ना, गाजा वगैरह पर जिस तरह से वीडियोस निकालते हैं,
उसी प्रकार से भारत के खिलाफ भी क्या हुआ, रशिया बैक्ड एक चैनल था, उसने इस प्रकार के वीडियोस निकाले। हमने जो है प्रोटेस्ट क्रिएट किया, हमने ये नोटिस मेंशन किया यहाँ पर, हमारी जो एम्बेसी है रशिया के अंदर, जो रशिया की जो एम्बेसी है इंडिया में, और उसके बाद उन्होंने ये बोला कि हम वीडियोस नहीं बनाते हैं, वी डू नॉट क्रिएट द वीडियोस। बेसिकली वीडियोस तो रेड फिश मीडिया क्रिएट करता है, हाँ पेमेंट जरूर हम देते हैं, बट ये एजेंडा नहीं था। और रशियन एम्बेसी ने इसको क्लैरिफाई भी किया दैट रेड फिश वाज नॉट ऑफिशियल मीडिया नहीं है, एंड रीट्रेटेड दैट कश्मीर वाज द इश्यू ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, और वो बायलैटरली रिजॉल्व करेंगे, विल नॉट इंटरफेयर एनी मोर। तो इस प्रकार से रशियन जो क्लैरिफिकेशन आया, उसके लिए रशिया जो है ना बहुत ही मतलब क्लियर फॉर्म के साथ आया कि वी विल नेवर इंटरफेयर द इंडिया एंड पाकिस्तान इशू, राइट। नाउ विल डिस्कस अबाउट जनरल साइंस टॉपिक दैट इज गोइटर। गोइटर कहाँ होता है, गलगन में। और गोइटर कहाँ होता है, हमारा जो थाइमस ग्लैंड है उसमें। थाइमस ग्लैंड एग्जैक्टली कहाँ होती है, जो हमारा एप्पल, एडम्स एप्पल होता है, ये वाला जो कंठ है, उसके एग्जैक्टली नीचे यहां पर थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। तो यहां पर क्या देखा गया, प्रेवलेंस ऑफ सेल्फ रिपोर्टेड गॉइटर्स इन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। हमने ये देखा कि बहुत ज़्यादा जो सेल्फ रिपोर्टेड गॉइटर्स देखने को मिले हैं NFSH में, और ये जो है 2015-16 में 2.2% थे, वाइल इट वाज 2.9% इन NFSH 5th। तो ये बढ़ा है पिछली बार की तुलना में। गॉइटर में भी ओवरऑल एनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्रंथि का, इरेगुलर सेल ग्रोथ होने लगती है, स्वेलिंग होने लगती है, मोर लम्स नोड्यूल्स हम फ्रंट नेक में फूला हुआ देखते हैं, है ना, आयोडीन की कमी से होता है ये। और इसमें जो है गॉइटर में भी एसोसिएटेड विद नो चेंज इन, ऐसा भी हो सकता है थायराइड फंक्शन में कोई बहुत ज़्यादा व्यापक परिवर्तन देखने को ना मिले, है ना, और ना इंक्रीज करे ना डिक्रीज करे थायराइड हार्मोन्स। सो कॉज ऑफ गॉइटर क्या है, नॉट एनफ आयोडीन न मिलने की वजह से डाइट में, हाइपोथायराइडिज्म हो जाने के कारण ये होता है। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब कम, और हाइपर का मतलब ज़्यादा थायराइड का निकलना। इससे क्या होता है, हमारे अल्टीमेटली मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपैक्ट होता है। तो एच शेप की ग्रंथि होती है थाइमस ग्रंथि, एंड थाइमस ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। आपसे पूछा जाए कौन सी ग्लैंड सबसे बड़ी है, लिवर सबसे बड़ा है ग्लैंड के तौर, बट एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ी कौन सी है, थाइमस ग्लैंड इज दी। तो आप मुझे बता दीजिए ऑल द लिस्ट ऑफ 9 एंडोक्राइन अंतः स्त्रावी ग्रंथि कितनी है, 9 है, उनकी लिस्ट बता दीजिए, उनके फंक्शंस क्या है जरूर पढ़िए। और एक्सोक्राइन ग्लैंड तो अनलिमिटेड होती है, बहुत सी होती है मानव शरीर में, ठीक है। चलिए, तो ये ट्रीटमेंट जो है उस पर भी बात कही गई है बहुत सारी। थायराइड ग्लैंड क्या होती है, बटरफ्लाई शेप की होती है, एच शेप्ड होती है ना, नेक में एडम्स एप्पल। दिस ग्लैंड इज जस्ट फ्रंट ऑफ विंड पाइप, ये हमारे विंड पाइप के फ्रंट में यहाँ होती है। थायराइड हार्मोन्स निकालती है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। केमिकल मेटाबॉलिज्म का मतलब उपापचयी दर, मतलब हमारे शरीर में जो फंक्शनिंग है सेल लेवल पर, जो केमिकल रिएक्शन का एक संतुलन, एक हार्मोनी चलता है, वही उसी को मेंटेन ये करती है। तो अगला जो टॉपिक है अल्जाइमर, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। सो अल्जाइमर जो है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड है और ये बहुत ज़्यादा चर्चा में भी आता है। तो एक नई स्टडी में पता चला है, हैज़ रिवील्ड अ पैथोलॉजिकल ब्रेन एक्टिविटी दैट प्रिसीड्स द ऑनसेट ऑफ अल्जाइमर फर्स्ट सिम्टम बाय मैनी ईयर्स। ये एक पैथोलॉजिकल ब्रेन एक्टिविटी होती है। पैथोलॉजिकल का मतलब, पैथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिजीज, है ना। उसमें जब हम स्टडी कर रहे थे डिजीज की बहुत सालों से, तो क्या है, ब्रेन एक्टिविटीज दैट प्रिसीड्स, जिससे पता चलता है कि भाई शायद अल्जाइमर आने वाला है, हो सकता है। दिस फाइंडिंग में हेल्प टू अर्ली डायग्नोसिस। तो यहां पर क्या है, इससे प्रेसिडेंस पहले से ही पता चल जाएगा कि शायद उनको, किसी भी व्यक्ति को यदि अल्जाइमर होने वाला है तो पहले ही पता चल जाए। तो दिमाग में क्या होता है, एक बिल्कुल मिडिल पार्ट में हिप्पोकैम्पस होता है, हिप्पोकैम्पस बीच में, अभी मैं आपको मैप में भी, डायग्राम में भी दिखाऊंगा हिप्पोकैम्पस। ये जो हिप्पोकैम्पस है इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, और ऐसा कहा जाता है कि जो परमानेंट जो मेमोरी होती है ना, टेम्परेरी मेमोरी वगैरह तो फ्रंटल लॉब में आगे वाले हिस्से में होती है, परमानेंट जो मेमोरी है वो हिप्पोकैम्पस में रहती है ना। तो यहाँ पर ये जो न्यूरोनल
एक्टिविटी है वो हिप्पोकैम्पस डिक्रीज कर देता है स्लीप के समय में इन द हेल्दी एनिमल। नॉर्मली न्यूरोनल जो एक्टिविटी मतलब न्यूरल जो एक्टिविटी है, न्यूरॉन्स होते हैं हमारे पूरे ब्रेन में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, है ना। न्यूरॉन्स की मदद से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, टच सेंस वगैरह, है ना, प्रेस, दबाव, कुछ भी। तो स्लीप के समय में क्या होता है, हिप्पोकैम्पस डिक्रीज कर देता है एक्टिविटी, है ना। बट अर्ली स्टेजेस में क्या होता है, अल्जाइमर्स में, अल्जाइमर में there is a pathological brain activity which is increased activity in the hippocampus during anesthesia और sleep। जब निद्रा में, एनेस्थीसिया भी नींद के समय दिया जाता है ना, नींद करने के लिए या फिर बेहोश करने के लिए, तो वहाँ पर एक्टिविटीज जो है इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए। तो इस प्रकार से क्या है, जो हिप्पोकैम्पल रीजन प्ले अ की रोल इन द मेमोरी प्रोसेसेस। अल्टीमेटली क्या होता है, अल्जाइमर में मेमोरी लॉस होने लग जाता है, डिमेंशिया हो जाता है। डिमेंशिया का मतलब स्मृति लोप, ठीक है, इंपेयर्ड अल्जाइमर पेशेंट के लिए। तो यहाँ पर ये जो है बेसल गैंग्लिया, ये बेसल गैंग्लिया है, ठीक है, दिमाग में जो कंट्रोल करता है हमारे मूवमेंट को, लीनिंग, झुक रहे हैं, हैबिट्स, रिकॉग्निशन, इमोशन, ये बेसल गैंग्लिया है, ठीक है। ये थैलमस है ना, थैलमस। और एक होता है हाइपोथैलमस, वो तो ग्लैंड है, वो 9 एंडोक्राइन ग्लैंड में से एक होता है हाइपोथैलमस। क्या काम है हाइपोथैलमस का, क्या काम है बताइए, है ना। कैन यू टेल मी द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलमस। जो भी हम सोचते हैं, जो भी लव, फियर, फोबिया, किसी चीज को पाने की इच्छा, ये सब क्या है, हाइपोथैलमस कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल करता है, देखिए, टेम्परेचर, हंगर, हमारी फटीग, स्लीप को, हाइपोथैलमस फीलिंग को, है ना। और यहाँ पर जो है हिप्पोकैम्पस, देखिए एग्जैक्टली ये हिप्पोकैम्पस है, यहाँ दो पार्ट में होता है, ऐसे ऐसे ऊपर से देखेंगे ना आप तो इस प्रकार से होता है ना, हिप्पोकैम्पस। और ये तो आपको पता ही है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क का मतलब सेरेबेलम, सेरेबेलम जो हमारी दिमाग में ना, सेरेबेलम जो है कंट्रोल का काम करता है कि हम गिरने वाले हो तो। हिप्पोकैम्पस मेमोरी और नेविगेशन का काम करता है। नेविगेशन मतलब कि हम जब कहीं जा रहे हैं, रास्ते का आइडेंटिफिकेशन हो सके, ठीक है। तो ये थैलमस है, बेसल गैंग्लिया मूवमेंट, रिवॉर्ड, हिप्पोकैम्पस मेमोरी के लिए, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये जितना फोरब्रेन बड़ा होगा उतना ज़्यादा मेमोरी अच्छी मानी जाती है ना, रैशनैलिटी अच्छी होती है, ये सेरेबेलम है। और ये मेड्यूला ऑब्लागेटा कहलाता है, नीचे वाला मेड्यूला ऑब्लागेटा। व्हाट फंक्शन ऑफ मेड्यूला ऑब्लागेटा, जितनी भी इनवॉलेंटियरली फंक्शन है, हार्ट बीट अपने आप चल रही है, कैन वी कंट्रोल, श्वास अपने आप चल रही है जब हम सो रहे हैं, कैन वी कंट्रोल ऑल द इनवॉल्यूंटरली फंक्शन, जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, या फिर यूँ कह लीजिए डाइजेशन अपने आप हो रहा है, तो ये सभी चीज़ें जो है कंट्रोल होती हैं। तो यहाँ पर जो पैथोलॉजिकल ब्रेन एक्टिविटीज़ है ड्यू टू द फेल्योर ऑफ फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन विच इज़ फेल्योर इन होम्योस्टेसिस। देखिए होम्योस्टेसिस का मतलब, मैं अभी आपसे क्लास में डिस्कशन कर रहा हूँ, मेरे शरीर में पूरी तरह से होम्योस्टेसिस है, मतलब पूरी तरह से संतुलन चल रहा है। यहाँ पर बहुत से हार्मोन्स ब्रेन फंक्शन कर रहे हैं, है ना, मैकेनिज्म। तो ये होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म को स्टेबलाइज करना। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा न्यूरल एक्टिविटी के कारण हिप्पोकैम्पस जो है उसमें अफेक्ट आता है और वो शुरुआती एबनॉर्मेलिटी दिखने लगती है। सो द डिस्कवरी, ये जो डिस्कवरी है जिससे एबनॉर्मेलिटी पता चल जाएगी, है ना, स्पेसिफिक ब्रेन स्टेट की, में इनेबल अर्ली डायग्नोसिस ऑफ अल्जाइमर्स, इवेंचुअली लीडिंग टू मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट। किसी भी चीज़ का पहले पता चल जाए, कैंसर का यदि शुरुआती फेज में पता चल जाए, हर एक व्यक्ति को रेगुलर टेस्ट किया जाए, जैसा कि मैं आपको कैंसर मून शॉट में बता रहा था, उसमें जो बाइडेन का उद्देश्य यही है कि वो, है ना, हर व्यक्ति को टेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा बजट रखा है। तभी क्या होगा, एडवांस डायग्नोसिस से क्या हो जाएगा, हम एडवांस में कैंसर इत्यादि का पता लगा लेंगे, तो क्योरिटी हो जाएगी, क्योर हो जाएगी, चीज ठीक हो जाएगी। Each neural circuit has the set point of activities maintained by numerous stabilizing mechanism. This is the homeostasis mechanism. और यही क्या है, homeostasis mechanism. Number of people with dementia worldwide will increase 50 million. तो आने वाले समय में देख लीजिए आप, लगभग 5 करोड़ के करीब लोग, है ना, डिमेंशिया है। और द ह्यूज इंक्रीज, लगातार अल्जाइमर में भी लगातार बढ़ता था, ड्यू, है ना, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं इसके, ड्यू टू expected rise of population growth and the life expectancy and will continue unless we develop effective treatment. तो हमें effective treatment की आवश्यकता होगी। amyloid deposit, ये पॉइंट याद रखना। अल्जाइमर किसके कारण होता है, पर्टिकुलरली अलग अलग डिजीज है जिसके कारण प्रोटीन जमा हो जाता है।
तो एमाइलॉइड जो डिपॉजिट है ये हॉलमार्क है कि अल्जीमर डिजीज का पता चलने लगता है, ब्रेन के ऊपर एमाइलेट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। आर फॉर्म पेशेंट ब्रेन नियरली 10 to 20 ईयर बिफोर द ऑनसेट ऑफ टिपिकल सिम्टम्स। जब तक जो सिम्टम्स मतलब जो लक्षण नहीं आते उससे पहले ये एमाइलॉइड ये स्थापित होने लगता है, ठीक है। तो मेमोरी इंपेयरमेंट तो स्टार्ट हो गया है, धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, कॉग्निशन वगैरह, पहचान वगैरह। बट द मोस्ट एफर्ट टू ट्रीट अल्जीमर डिजीज बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एमाइलेट बीटा प्रोटीन, इसको एमाइलेट बीटा प्रोटीन को कम करना ये इंपॉर्टेंट है। देयर इज एग्रीगेशन हैव फेल्ड। तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पर अलग अलग बातें बताई गई हैं कैसे ब्रेन एक्टिविटी को एडवांस में पता कर लिया जाएगा, है ना, न्यूरल एक्टिविटीज़ के द्वारा कि यदि ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही है तो सोल्यूशन क्या है, द इनस्टेबिलिटी इन द न्यूरल एक्टिविटीज नोन एज एपिलेप्सी। ये जो न्यूरल एक्टिविटी की इनस्टेबिलिटी, एपिलेप्सी, वो जो हम कहते हैं ना मिर्गी का दौरा जो आता है, एपिलेप्सी वह, ठीक है। सो एग्जिस्टिंग ड्रग इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस, है ना, अलग अलग स्क्लेरोसिस देखने को मिल, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हेल्प एपिलेप्सी पेशेंट बाय एक्टिवेटिंग होम्योस्टेसिस, उनको आंतरिक रूप से संतुलन मिले, लोअर द सेट पॉइंट ऑफ द न्यूरल एक्टिविटी, न्यूरल एक्टिविटी के पॉइंट्स को लोअर करने के लिए उस प्रकार के ड्रग स्टेबलाइज एक्टिविटीज़, उस तरह के रिड्यूस पैथोलॉजिकल एक्टिविटीज़, उस प्रकार की एक्सरसाइज, है ना, ब्रेन की एक्सरसाइज भी कह सकते हैं आप। एक्सरसाइज से भी क्या है, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्लो अच्छा रहता है, तो अपने आप में जो बीटा एमाइलेड है वो अपने आप में कम बनेगा, है ना। हमारे शरीर में जो भी नेगेटिव चीज़ें ना वो कभी भी बनेंगे ही नहीं, है ना, वो कभी भी बनेंगे ही नहीं यदि हम जो है एक अच्छा मेटाबॉलिज्म रखेंगे। और हमारा अच्छा मेटाबॉलिज्म उपापचय दर कब बनेगा, जब हम प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, रेगुलर इनटेक ऑफ न्यूट्रिशनल डाइट लेंगे, तो उससे हम ये सब मैनेज कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये सारी बातें एकदम क्लियर हुई होंगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डेप्थ टू जीडीपी रेशियो। डेप्थ टू जीडीपी रेशियो, दुनिया में सबसे ज़्यादा डेप्थ टू जीडीपी रेशियो कनाडा का है। आपको यहाँ पर मैप में दिखा देता हूँ, मतलब उनका कितना कर्जा है अपने जीडीपी के परसेंटेज पर। सबसे ऊपर देखिए कनाडा आ रहा है, फिर उसके बाद आप देखिए जापान आ रहा है, और उसके बाद में यूएस देख लीजिए कितना कर्जा है, चाइना। इंडिया का कंपैरेटिवली फिर भी ठीक है, लगभग आप देखेंगे 20% के अराउंड ही आएगा। मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, लमसम जो है इंडिया का यू कैन सी दिस वन, लगभग 20 के आसपास, 18-20 के करीब चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नॉट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सेक्टर, कनाडा डेप्थ टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज बाय नियरली 80%। आप कनाडा में देखेंगे डेप्थ देखिए 80% पे, डेप्थ का मतलब जो उधार लिया हुआ है इन्होंने। और ये उधार भी किस किस फॉर्म में, हाउस होल्ड के फॉर्म में, नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट का परसेंटेज ये वाला है कनाडा का। वैसे इंडिया का आप गवर्नमेंट का परसेंटेज देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का ही परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्री जो हाउस होल्ड डेप्थ डिक्लाइन हुआ है, और ये देखिए आप डिक्लाइन देखने को मिल रहा है यहाँ पे, है ना। हाउस होल्ड वाला जो है आप देखिए डिक्लाइन नेगेटिव में, है ना। तो इस प्रकार से डेप्थ जो है उनका लगातार कम है। तो डेप्थ टू जीडीपी रेशियो क्या होता है कि कंट्री पर टोटल डेप्थ कितना है और उस देश का अपॉन बटे में टोटल जीडीपी कितना है। डेप्थ टू जीडीपी रेशियो इज द रेशियो ऑफ कंट्रीज पब्लिक डेप्थ, और ये सब अल्टीमेटली किस पर है, हम आम लोगों पर ही, क्योंकि कंट्री पर यदि डेप्थ है तो पर कैपिटा प्रति व्यक्ति कितना होगा वो भी निकाला जा सकता है, यस और नो। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पे ये भी निकाला जा सकता है कि हमारे प्रति व्यक्ति कितने कर्जदार हैं हम दुनिया के रेस्पेक्ट में। दिस रेशियो इज द मैट्रिक कंपेयरिंग द कंट्रीज पब्लिक डेप्थ टू जीडीपी। इससे कंपेयर करने पर कंट्री कितना ओज करती है विद व्हाट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करती है, कितना रिलायबल है वो कंट्री, और कितना वो पे बैक कर पाएगी डेप्थ को। और इसीलिए हम क्या करते हैं, समय समय पर जो भारत के इंटरेस्ट पेमेंट आप देखते होंगे, भारत कई बार पेमेंट करता है, बोरोइंग पेमेंट करता है, इंटरेस्ट पेमेंट करता है, और इसी कारण से हमारा फिस्कल डेफिसिट जो बढ़ता है ना, वो सब फिस्कल डेफिसिट यदि बढ़ रहा है, ज़्यादा हम उधार ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें ज़्यादा बड़ी मात्रा में एक्सपेंडिचर करना है। हमेशा एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, मतलब खर्चा ज़्यादा होता है गवर्नमेंट का उसकी जो इनकम के बिहाफ पे, तो वो क्या है, अपने आप में डेप्थ बढ़ता जा रहा है, ठीक है।
often expressed as percentage of ratio, can also be interpreted as the number of year needed to pay back GDP and is dedicated entirely to debt repayment. तो हमें ये repayment करना होता है. तो क्या होता है debt to GDP ratio, ये बात आपको क्लियर हो गया. यदि ये ज़्यादा होता है, higher the debt to GDP ratio, the less likely country will pay back its debt. तो उतना ही कम क्षमता होगी कि वो डेप पे नहीं कर पाएगी. द हायर रिस्क इज डिफॉल्ट, और उतनी ही ज़्यादा वो है कि वो जो है दिवालिया हो जाए, डिफॉल्ट हो जाए, विच कुड कॉज अ फाइनेंशियल पैनिक इन द डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट. एक भी देश गिरा, कनाडा जैसा देश, यूएस जैसा देश, तो आप सोचिए कितना बड़ा हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि भारतीय लोग बहुत बड़ा निवेश करते हैं. तो इस प्रकार से मैं सोचता हूं आज के टॉपिक को मैं यहीं रोकता हूं. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेशनल ब्लड पॉलिसी पर. फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारी जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, वो टीवी के जो कुछ कंटेंट है उसको रेगुलेट करने की बात कर रही है ना. रेगुलेशन का प्रोविज़न भी है. कुछ चैनल्स हैं, मलयालम के चैनल, उस पर रेडिकल ग्रुप्स एक्टिव हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या प्रोसीजर है उस पर बात करेंगे. व्हाट इज द कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, एक बहुत अच्छा इंडेक्स है, क्योंकि भारत की इतनी लंबी चौड़ी 6000 प्लस किलोमीटर की हमारी कोस्टल बाउंड्री है, और टोटल यदि अंडमान निकोबार को मिला दिया जाए तो 7500 प्लस के करीब है. तो ये जो हमारी बाउंड्रीज हैं, है ना, उनके लिए कोस्टल मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इस पर यहाँ पर 7516 और 6100 ये मेनलैंड कोस्ट लाइन है, तो हमें इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, मैंग्रोव फॉरेस्ट वगैरह को, है ना. और इसके लिए जो काम करती है संस्था वो है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इनकोइस. याद रखना ये संस्थान, इसने ही इंडेक्स लाया है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से हम अपने जो कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स को मैप करें, है ना. तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इसके बारे में पूरा डिटेलिंग भी दी गया है कि ये सुनामी की अर्ली वार्निंग भी करती है, स्ट्रॉम सर्ज जो होते हैं उसको भी बताती है, पोटेंशियल फिशिंग जोन क्या है, कहाँ पर जो है फिशरमैन जाएं और वहाँ पर काम करें, ओशन स्टेट क्या है, मरीन टेम्परेचर जो मैंने आपको बताया था कि मरीन हीट वेव बढ़ गई है, उसका क्या इम्पैक्ट है, उन सभी को जो है ये ऑब्जर्वेशन करने का काम करता है. एंड अल्टीमेटली यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, जिस प्रकार से भारत ने अपना आधार बनाया है, इसी प्रकार का एक बैकबोन श्रीलंका को हम देने वाले हैं, यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, है ना. जैसे भारत का ओन आधार है, उसी प्रकार से भारत ने लगभग इस साल 1.4 बिलियन डॉलर्स श्रीलंका को दे दिए हैं, क्योंकि वहाँ पर डॉलर फाइनेंशियल क्रंच जो चल रहा है उसको रिकवर करने के लिए. तो यहाँ पर वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपने आम नागरिकों को, बायोमेट्रिक डेटा को कलेक्ट कैसे करना है, इस प्रकार की जो टेक्निकल नो हाउ है, जैसे नंदन नीलेकणी लाए थे, उसी को हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए मैंने बहुत सी अच्छी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लगा दिया है, फॉरेस्ट एंड लैंड यूज. तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इस इमेजेस को पढ़िएगा, मैं भी डिस्कस कर दूंगा. वेटलैंड 2 फरवरी आपको पता ही है, रामसर साइट वर्ल्ड वेटलैंड डे. तो वेटलैंड का क्या परसेंटेज है, ये इंपॉर्टेंट ग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स. लैंड फैक्ट पर भी आपको जो है वर्ल्ड की जो एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, कॉम्बैट टू डेजर्टिफिकेशन, है ना, तो उसने बहुत अच्छे फैक्ट दिए हैं. तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. और साथ ही साथ में लैंड जो सस्टेनेबिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, लैंड डिग्रेडेशन को बचाने के लिए क्या क्या एक्शन प्लान लेने चाहिए, राइट, लैंड यूज के. तो कौन कौन से एसडीजी गोल्स में इनके बारे में ब्रीफ में दिया गया है, ये भी आपको बताया गया. एंड फाइनली बेसिक सॉइल बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड इकोसिस्टम को कैसे मेंटेन किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके. एंड पल्स एंड क्लाइमेट, पल्स पर क्या इंपैक्ट होगा जब क्लाइमेट चेंज देखने को मिलेगा. क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत से सॉइल इंपैक्ट होंगे, और सॉइल डिग्रेड हुई, पल्स को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू की आवश्यकता है, और इसीलिए क्या इम्पैक्ट होगा. सो दीज ऑल इन्फोग्राफिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू मस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी कंटेंट, आपको इस पूरे डिटेल कंटेंट से गो थ्रू होना है. एक बार जरूर आप पढ़ेंगे, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद दोस्तों.